हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो आज के इस लेक्चर से हम एथिक्स के डिस्कशन को शुरू करेंगे और हर एक टॉपिक को बहुत तेज़ी से कवर करेंगे। आई होप कि ये एथिक्स का सेशन 6-7 वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आगे उन लेक्चर्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक में बात करते हैं मूल्य या वैल्यूज़ के बारे में। इसकी परिभाषा की बात करें तो मूल्य ऐसे गहरे आदर्श होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स या नैतिक नियम बनाए जाते हैं। मतलब यदि आप उन नैतिक नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप मूल्यों के अनुसार चल रहे हैं। तो अब वैल्यूज़ के कुछ उदाहरण देख लें तो शांति, न्याय, सहिष्णुता, धैर्य, समयबद्धता, ईमानदारी, स्वतंत्रता, शाकाहारी, मांसाहारी, दया, विनम्रता, साहस, ये कुछ वैल्यूज़ हैं। अब वैल्यूज़ और मूल्य के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी का क्षेत्र डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होता है। तो किसी वस्तु का जितना अधिक डिमांड या मांग होती है उतना ही अधिक उसका मूल्य या वैल्यू होता है। आगे नीति शास्त्र या एथिक्स के क्षेत्र में जो कृत्य या स्वभाव नैतिक नियमों के अनुसार अनुचित माना जाता है उन्हें मूल्यहीन कहा गया है। आगे सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में जिस कारक की सौंदर्यता सबसे अधिक होती है वह उतना ही मूल्यवान होता है। अब आगे बात करते हैं कि मूल्यों की जो बनने की प्रोसेस होती है इनका जो निर्माण होता है वह निश्चित सोपान क्रम में या स्टेजेस में होता है। इसे समझने के लिए उदाहरण के रूप में एक मूल्य लेते हैं, ईमानदारी का मूल्य। तो सबसे पहली स्टेज में यह ईमानदारी किसी की व्यक्तिगत आदत रही होगी, मतलब एक व्यक्ति ईमानदार रहा होगा। फिर उसकी दूसरी स्टेज में कि ईमानदारी एक अच्छी वैल्यू है, तो आगे चलकर यह ईमानदारी एक सामाजिक व्यवहार बन जाती है। और इसकी अगली स्टेज में सामाजिक व्यवहारों में बहुत से प्रतिमानों को जोड़कर एक परंपरा का रूप दे दिया जाता है। फिर समय के बीतने के अनुसार ही वह परंपरा एक मजबूत प्रथा में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन फिर इस मजबूत प्रथा का यदि उग्रता के साथ और दृढ़ता के साथ अनुपालन किया जाता है तो यही अगले स्टेज में जाकर लोक रीति बन जाती है। तो इन स्टेजेस में, इन सोपान क्रमों में मूल्यों का विकास होता है। अब आगे जानते हैं कि मूल्यों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहला, ये आदर्श रूप में या आइडल होते हैं। दूसरा, ये जन्मजात नहीं होते, इन्हें सीखा जाता है। तीसरा, ये सोपान क्रम में होते हैं, मतलब ये लंबे विकास क्रम के बाद ही स्थापित होते हैं। ये सापेक्षता स्थिर होते हैं, मतलब एक बार जो मूल्य बन गया उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। फिर ये वैल्यूज़ समाज विशेष में सापेक्षता वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव होती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर सभी व्यक्ति समान वैल्यूज़ को ही मानते हैं। लेकिन अलग अलग सोसाइटीज़ या अलग अलग समाज में ये वैल्यूज़ अलग अलग भी हो सकती हैं। अगली और लास्ट विशेषता है कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त होती हैं। तो ये थी सारी विशेषताएं। अब आगे जानते हैं कि वैल्यूज़ कितने प्रकार की होती हैं। सामान्यतः वैल्यूज़ 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें उद्देश्य की दृष्टि से वैल्यूज़ के 2 प्रकार हैं, साधन और साध्य। साध्य का मतलब है लक्ष्य, मतलब जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम साधन का यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए हम साध्य जैसे शांति, स्वतंत्रता, न्याय और आनंद को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में सहिष्णुता, विनम्रता और धैर्य का यूज़ करते हैं। अब आगे दृष्टिकोण के आधार पर भी मूल्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला सकारात्मक मूल्य और दूसरा नकारात्मक मूल्य। और सकारात्मक मूल्यों के उदाहरण तो हम पहले ही देख चुके हैं, शांति, न्याय, सहिष्णुता, धैर्य आदि। और जो नकारात्मक मूल्य या नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उनका ना होना ही उचित होता है। नकारात्मक वैल्यूज़ के उदाहरण हैं हिंसा, विद्वेष, अन्याय आदि। अब आगे बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति में या समाज में विभिन्न कारक मूल्यों के विकास में किस तरह से भूमिका निभाते हैं। पहला कारक है परिवार। तो परिवार का शैक्षणिक और आर्थिक स्तर किसी भी व्यक्ति के मूल्यों के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और परिवार की भूमिका 6 वर्ष की उम्र तक होती है। परिवार प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, दंड और निंदा के माध्यम से वैल्यूज़ का विकास करता है किसी भी बच्चे में। यहाँ एकल परिवार में वैयक्तिक होने का और संयुक्त परिवार में पितृसत्तात्मक होने का गुण विकसित होता है। मूल्यों के विकास में अगली भूमिका होती है समाज की, जिसमें समाज के नैतिक मानदंड, सामाजिक गतिशीलता, रूढ़ि, परिवर्तन आदि के माध्यम से मूल्यों का विकास होता है, जिसमें व्यक्ति मीडिया के माध्यम से, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा और सह शिक्षा के माध्यम से समाज के उन मूल्यों को ग्रहण करता है। और यही सामाजिक मूल्य उसे धर्म, जाति और उस क्षेत्र के लोगों के मध्य समन्वय में सहायता प्रदान करते हैं। अगला कारक है शिक्षण संस्थाएं, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से
प्रायोगिक मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व परिवर्तन, स्वतंत्रता, समानता, अहिंसा और नैतिक शिक्षा जैसे मूल्यों का विकास किया जाता है। आगे मूल्यों के विकास में भौगोलिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र की भूमि उपजाऊ है तो वहाँ शाकाहारी होने का गुण होता है, और उच्चावच या पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अक्सर अधिक मेहनती और धैर्य वाले होते हैं। और इसी तरह जिन क्षेत्रों में तापमान की अधिकता होती है, जैसे कि अरब क्षेत्रों में, तो वहाँ बुर्का और सफ़ेद वस्त्र धारण करने का मूल्य विकसित हुआ। और यूरोपीय देशों में ठंड ज़्यादा होने के कारण गर्म वस्त्र और अल्कोहल के यूज़ में वृद्धि हुई। मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाले अगले कारक हैं अन्य समाजों में अंतरक्रिया। मतलब जब एक समाज का दूसरे समाज से संपर्क बैठता है तो उसके कारण मूल्यों में भी परिवर्तन आते हैं। जैसे आदिवासी समाज में रूढ़िवादिता अधिक होती है, लेकिन उस समाज के राजमार्ग से लगे गांवों से जुड़ जाने के कारण उनमें गतिशीलता में वृद्धि भी देखी गई है। अगला कारक आता है जननांकिकी। इसके तहत यदि किसी समाज में लिंगानुपात में समानता पाई जाती है तो वहाँ एकल विवाह का प्रचलन देखा जाता है, और लिंगानुपात में अंतर होने पर बहुपति या बहुपत्नी विवाह का प्रचलन विकसित होता है। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा भी मूल्यों के विकास में भूमिका निभाती है। यदि किसी क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता अधिक है तो वहाँ वृद्धों की संख्या भी अधिक देखने मिलेगी, क्योंकि वहाँ उन्हें सर्वाइव करने के लिए उपयुक्त संसाधन मौजूद होते हैं। लेकिन यदि संसाधनों की कमी है तो वृद्ध भी कम होते हैं। जैसे कि कनाडा की एस्किमो जनजाति में संसाधनों की कमी होने के कारण वहाँ के वृद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से ही देह त्याग देते हैं। इसके अलावा किसी क्षेत्र में जितनी ज़्यादा आबादी होती है तो सामान्यतः वहाँ गर्भपात की कंडीशन भी देखी जा सकती है। अब अगले कारक में आर्थिक कारक आते हैं जो मूल्यों के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि पूंजीवादी देश में अक्सर लोग व्यक्तिवादी होते हैं, तो वहीं समाजवादी देशों में उनका सामाजिक योगदान ज़्यादा होता है। आगे यदि व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो उनमें प्रकृति के प्रति लगाव, रूढ़िवादिता और स्टेबल या स्थिर होने का गुण पाया जाता है। तो वहीं तृतीय क्षेत्र या सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों में अधिक गतिशीलता और बहुसंस्कृतिवादी संस्कृति डेवलप होती है। तो ये सारे थे मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक जो मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं नैतिक मूल्य आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ किस तरह से होते हैं। इसमें सब्जेक्टिव वैल्यू या आत्मनिष्ठ मूल्य से मतलब होता है कि ऐसी वैल्यूज जिन्हें किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही फॉलो किया जाता है, जैसे समलैंगिक विवाह और वेश्यावृत्ति आदि। आगे बात करें ऑब्जेक्टिव वैल्यूज या वस्तुनिष्ठ मूल्यों की, तो ये ऐसे मूल्य हैं जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, या फिर इन्हें मानने में बहुत बड़ी संख्या में लोगों में एकरूपता पाई जाती है। उदाहरण के लिए शांति, सत्य और आनंद जैसे कुछ मूल्य हैं जो सभी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। अब इनके अलावा कुछ ऐसे मूल्य भी होते हैं जो सापेक्षता वस्तुनिष्ठ और सापेक्षता आत्मनिष्ठ होते हैं, मतलब जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे शाकाहार, मांसाहार, गर्भपात, फांसी आदि जैसे कुछ मूल्य। तो इसी के साथ मूल्यों का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब एथिक्स का अगला टॉपिक आता है धर्म और नैतिकता। सबसे पहले बात करते हैं धर्म के बारे में। तो धर्म को रिलीजन, पंथ या मजहब के रूप में बात करें तो धर्म एक ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति है जो मनुष्य के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। यह किसी न किसी अलौकिक सत्ता या अवस्था में आस्था रखती है। इसके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष होते हैं, जहाँ संज्ञानात्मक में ईश्वर का ज्ञान होना, भावात्मक में भक्ति और क्रियात्मक में पूजा पाठ आते हैं। अब भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में धर्म की बात करें तो भारतीय दर्शन में धर्म को स्वकर्तव्य पालन के रूप में देखा गया है। मतलब भारतीय दर्शन कहता है कि धर्म का मतलब है कि अपने स्वयं के कर्तव्यों का पालन करना। अतः यहाँ धर्म और नैतिकता को एक समान माना गया है। आगे यदि धर्म और नैतिकता के संबंध की बात करें तो अलग अलग दर्शन या अलग अलग क्षेत्रों में धर्म और नैतिकता को अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। कुछ दर्शनों में धर्म और नैतिकता को साथ साथ माना गया है, जैसे गांधी, गुरु नानक, ईसा मसीह और राम का दर्शन। लेकिन इनके अलावा हमें धर्म की उपस्थिति देखने तो मिलती है, लेकिन नैतिकता की नहीं, जैसे ISIS की शासन प्रणाली। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जहां धर्म अनुपस्थित है लेकिन नैतिकता मौजूद है, जैसे कार्ल मार्क्स का दर्शन और भगत सिंह का दृष्टिकोण। और कुछ क्षेत्र होते हैं जहां पर धर्म और नैतिकता दोनों उपस्थित नहीं होती, जिसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड्स आ जाते हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि ना धर्म नैतिकता की शर्त है और ना ही नैतिकता धर्म की।
अब आगे बात करते हैं धार्मिक नैतिकता और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के बारे में। तो सबसे पहले देखें धार्मिक नैतिकता क्या है। तो इसके समर्थक हैं गांधी, गैलोव और रेस्डेल जैसे विद्वान। धार्मिक नैतिकता में ना जो नैतिक वैल्यूज़ हैं उन्हें धर्म से जोड़कर बताया जाता है। इसी के लिए गांधी जी कहते हैं कि धर्म पर टिकी नैतिकता व्यक्ति के मूल्यों और संस्कारों के स्तर पर कार्य करती है, इसीलिए इसके परिवर्तित होने या इनमें विचलन होने का कोई खतरा नहीं होता। मतलब धार्मिक नैतिकता में हमारे जो मूल्य हैं वह संस्कारों के माध्यम से हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं, जिसमें परिवर्तन होना बहुत मुश्किल होता है। मतलब हम नैतिक वैल्यूज़ को हमेशा फॉलो करते रहेंगे। और इसी के विपरीत गांधी जी कहते हैं कि जो नैतिकता बुद्धि पर टिकी होती है उसे लालच और भय के माध्यम से विचलित किया जा सकता है। वह कमज़ोर हो जाती है यदि व्यक्ति के सामने कोई भय हो या वह लालच में आ जाए तो। अब बात करें धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की, तो इसके समर्थक हैं जवाहरलाल नेहरू और कार्ल मार्क्स। तो धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में धर्म और नैतिकता को परस्पर विरोधी माना गया है। इसमें माना जाता है कि धर्म मनुष्य को परलोकवादी बनाता है, जबकि नैतिकता का संबंध इसी जगत से है। इसमें धर्म को शोषण की व्यवस्था माना गया है, जिसमें वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मुख्य कारण माना गया है शोषण का। इसीलिए धर्मनिरपेक्षवादी विद्वान धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को ही प्रगतिशील और वैज्ञानिक मनोवृत्ति की मानते हैं। तो यहाँ पर धार्मिक नैतिकता और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में गतिशीलता तो है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति तो है, परंतु विचलन का ज़्यादा खतरा होता है। तो वहीं धार्मिक नैतिकता भी जहाँ मजबूत आधार पर टिकी हुई है तो उसमें भी रूढ़िवादी होने का खतरा होता है। इसीलिए नैतिकता में धर्म वाली मजबूती होने के साथ साथ गतिशीलता और वैज्ञानिक मनोवृत्ति भी हो, ताकि कुरीतियों को खंडित किया जा सके। चलिए अब आगे बात करते हैं कि मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्यों या मानवीय कृत्यों में नैतिकता का निर्धारण किस तरह से करेंगे। तो 3 तरीके से नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। पहला, या तो उसका कार्य नैतिक होगा, दूसरा या तो अनैतिक होगा, और फिर या तो निर्नैतिक होगा, मतलब जिसमें नैतिक और अनैतिक होने की कोई बात ही नहीं होती। तो इन तीनों का निर्धारण कुछ कारकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला आता है कि व्यक्ति ने कृत्य कौन सा किया है। मतलब कोई ऐसा कार्य जो नैतिक मूल्यों के अनुसार नहीं है तो वह अनैतिक मान लिया जाएगा। अगला कारक आता है कर्ता या एक्टर, मतलब जो कार्य हो रहा है उसे करने वाले का स्वभाव किस तरह से है। जैसे कि एक गरीब चोर अपने पेट को पालने के लिए यदि सिर्फ उतने पैसे लेता है जितने की उसके पेट पालने के लिए ज़रूरत है, तो उसमें कंपैरेटिवली अनैतिकता का स्तर उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि एक अमीर बैंक घोटालेबाज की अनैतिकता का होता है। इन दोनों कंडीशंस को या इन दोनों कर्ताओं को कंपेयर करने में बड़ा बैंक फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले घोटालेबाज को अधिक अनैतिक माना जाएगा। इसके बाद तीसरा कारक आता है पीड़ित या लाभार्थी, मतलब विक्टिम या बेनिफिशियरी, जिसमें अमीर के यहाँ चोरी करने से ज़्यादा अनैतिक कृत्य माना जाता है किसी अमीर के द्वारा गरीब की ज़मीन को हड़पना। और लाभार्थी वाले पक्ष में वृद्धों की सहायता करना नैतिक कर्तव्य होगा और युवाओं को आराम करना कंपैरेटिवली उतना नैतिक नहीं माना जाता। अब अगला कारक आता है इंटेंशन या प्रयोजन। तो किसी कृत्य को करने के लिए किसी भी व्यक्ति का इंटेंशन क्या था, उस आधार पर उस कृत्य को निर्धारित किया जाएगा कि वह नैतिक है या अनैतिक। जैसे किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी हो और यदि उसका इंटेंशन सच में हत्या करने का था तो वह कृत्य अनैतिक माना जाएगा, और यदि उसने सेल्फ डिफेंस में वह हत्या की है तो वह कृत्य अनैतिक नहीं माना जाना चाहिए। इसके बाद नैतिकता के निर्धारण का अगला कारक है परिस्थितियाँ या सर्कमस्टेंसेस। इसमें भी सेल्फ डिफेंस में किए गए कृत्यों को अनैतिक नहीं माना जाता। इसके बाद मानवीय कृत्यों में नैतिकता के निर्धारण का अगला तथ्य आता है परिणाम या कंसिक्वेंस, मतलब जो किया गया कार्य है उसका परिणाम क्या पॉजिटिव निकल रहा है या नेगेटिव। इसे प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे कि कोई एक कैंसर का मरीज है और वह दर्द से कराह रहा है, तो उसे राहत देने के लिए यदि उसकी इम्यूनिटी को कमज़ोर किया जाता है तो इम्यूनिटी कमज़ोर करने वाले कार्य का परिणाम तो पॉजिटिव ही निकलेगा ना, उसे कम से कम दर्द से राहत मिल जाएगी। तो ऐसे किए गए कार्य को नैतिक माना जाता है। तो यहीं पर धर्म और नैतिकता से संबंधित यह टॉपिक भी कवर होता है। आगे अगले टॉपिक में बात करते हैं नीति शास्त्र या एथिक्स के विविध आयाम या इसकी विविध शाखाओं या ब्रांचेस के बारे में। तो नीति शास्त्र के शाखाओं के आधार पर और विचारधारा के आधार पर अलग अलग टाइप्स होते हैं। जिसमें शाखाओं के आधार पर बात करें तो इसमें पहला आता है मानकीय नीति शास्त्र, नॉर्मेटिव एथिक्स। यह शाखा
आदर्श सिद्धांतों और मानकों के निर्माण से संबंधित है। इस शाखा में इस बात का निर्देश दिया जाता है कि क्या किया जाना चाहिए। अब मानकीय नीति शास्त्र के भी 3 टाइप होते हैं। पहला है नियमवाद या परिणाम निरपेक्षवादी नीति शास्त्र, जिसे डिओन्टोलॉजी कहा जाता है। इसके तहत किसी भी कार्य के किए जाने पर उसके नैतिक और अनैतिक होने का निर्णय उसी कार्य के आधार पर किया जाता है। यह देखा जाता है कि कार्य किस तरह से किया गया था, नैतिक नियमों के अनुसार किया गया था या नहीं। अब इस डिओन्टोलॉजी के समर्थन में दार्शनिक कांट का सिद्धांत आता है, जो कहता है कि फल पर विचार किए बिना कर्म पर ध्यान देना चाहिए और अंतरात्मा की आवाज से कर्म करना चाहिए। इसके अलावा गीता का निष्काम कर्म भी डिओन्टोलॉजी का समर्थन करता है, जो कहता है कि स्वधर्म के अनुसार कर्म करो, ईश्वर फल हमेशा देगा। इसके अलावा अंतःप्रज्ञावाद के अनुसार व्यक्ति को निश्चित नैतिक नियमों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और ये नैतिक नियम व्यक्ति को स्वयं की अंतरात्मा से ही पता चलते हैं। तो ये थी सारी बातें डिओन्टोलॉजी के बारे में। अब आगे मानकीय नीति शास्त्र या नॉर्मेटिव एथिक्स में अगला टाइप है परिणाम सापेक्षवाद या प्रयोजनवाद, या जिसे टीलियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अनुसार किसी भी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय उसके परिणामों से तय होता है, न कि निश्चित नैतिक नियमों के अनुसार। मतलब टीलियोलॉजी में रिजल्ट पर फोकस किया जाता है। यदि रिजल्ट पॉजिटिव है तो उस रिजल्ट के लिए किए गए जितने भी कार्य हैं उन्हें नैतिक मान लिया जाता है। अब इसमें टीलियोलॉजी के समर्थन में भी कुछ विचारधाराएं आती हैं, जिसमें पहला है ईगोइज्म या स्वार्थवाद, जो कि अधिकतम स्वार्थ पूर्ति के लिए निर्णय लेने या कार्य करने की बात करता है। और इस ईगोइज्म के समर्थक हुए हैं सिरेनाइक संप्रदाय के एरिस्टिपस और एपिक्यूरस। इसके बाद टीलियोलॉजी का अगला समर्थक है सुखवाद या हीडोइज्म, जिसके प्रमुख समर्थकों में हॉब्स का नाम आता है, जो कि व्यक्ति विशेष के अधिकतम सुख की प्राप्ति की बात करते हैं। इनके अनुसार चाहे जिस तरह से भी कार्य किया गया हो, लेकिन वह अधिकतम सुख देना चाहिए। इसके बाद अगला आता है उपयोगितावाद, जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। इसके मुख्य विचारक बेंथम और मिल थे, जिसमें बेंथम निकृष्ट परार्थ मूलक उपयोगितावादी हैं, तो वहीं मिल उत्कृष्ट परार्थ मूलक उपयोगितावादी हैं। आगे टीलियोलॉजी के समर्थन में अगली विचारधारा है इवोल्यूशनिज्म या विकासवाद, जिसके अनुसार जो नैतिक नियम समाज का विकास करें उन्हें ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगली विचारधारा है पूर्णतावाद। इसके अनुसार जो सिद्धांत मनुष्य को पूर्णता प्राप्त करने में मदद करते हैं वही नैतिक होते हैं। तो ये सारी विचारधाराएं, जिसमें ईगोइज्म, हीडोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, इवोल्यूशनिज्म और परफेक्शनिज्म आते हैं, ये सारी विचारधाराएं टीलियोलॉजी या परिणाम सापेक्षवाद का समर्थन करती हैं। अब आगे मानकीय नीति शास्त्र या नॉर्मेटिव एथिक्स का अगला टाइप है वर्च्यू या सद्गुण। इसमें किसी कार्य का नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय उस कार्य के सद्गुण से युक्त व्यक्ति द्वारा होता है। मतलब जो व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है, उस व्यक्ति में वह पर्टिकुलर सद्गुण उपस्थित है या नहीं। जैसे कि किसी व्यक्ति में यदि न्याय का सद्गुण उपस्थित होगा तो वह हमेशा न्यायपूर्ण व्यवहार ही करेगा। अब सद्गुणों को परिभाषित करते हुए प्लेटो, सुकरात और अरस्तु ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें प्लेटो ने अपने सिद्धांत में कहा कि नैतिक या शुभ जीवन की प्राप्ति 4 सद्गुणों से की जा सकती है, जिसमें आते हैं विवेक, संयम, साहस और न्याय। इसके अलावा सुकरात कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ा सद्गुण है। इसके अलावा अरस्तु अपने सद्गुण सिद्धांत में गोल्डन मीन या मध्यम मार्ग की बात करते हैं, जिसमें वे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अधिक शुभ और अशुभ दोनों से बचने की बात करते हैं और मध्यम मार्ग अपनाने को कहते हैं। तो यहाँ पर हमने मानकीय नीति शास्त्र या नॉर्मेटिव एथिक्स से संबंधित सारी बातें कवर कर ली। चलिए अब आगे बात करते हैं नीति शास्त्र या एथिक्स की अगली शाखा, जिसका नाम है अधिनीति शास्त्र या मेटा एथिक्स। इसे विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र भी कहा जाता है। मेटा एथिक्स के अनुसार ऐसे कथन को ही सार्थक माना जा सकता है जिसका विश्लेषण किया जा सके, और इसी के समान ऐसे कार्य को भी सार्थक माना जाएगा जिसका हम पूर्णतः विश्लेषण कर सकें। अब नीति शास्त्र की अगली ब्रांच की बात करते हैं, जो है व्यवहारिक नीति शास्त्र, जो कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू होने वाले नैतिक पक्ष को दर्शाता है। इसे अप्लाइड एथिक्स भी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि वे क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर ये व्यवहारिक नीति शास्त्र अप्लाई होता है। पहला है मेडिकल एथिक्स या चिकित्सा नीति शास्त्र, जिसमें चिकित्सा प्रणाली और चिकित्सकों के नैतिक व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है पर्यावरणीय नैतिकता, जो मानव और पर्यावरण का संबंध नैतिक आलोक में देखती है। तीसरा है राजनीतिक नैतिकता, जिसमें राजनीतिक क्षेत्र में नैतिकता की बात की जाती है।
फोर्थ आता है व्यापारिक नैतिकता। इस क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों या कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों में व्यापारिक कार्यकलाप, प्रक्रियाओं, निर्णयों और अपने कर्मचारियों और उपभोक्ताओं से संबंध को नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के धरातल पर मूल्यांकित किया जाता है और उनसे जुड़े नैतिक मुद्दे भी इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है खेल नैतिकता, जिसमें खेल के नियमों, खिलाड़ी के व्यवहार, प्रशिक्षकों के आचरण, विभिन्न खेल संगठनों के नियमों और नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो इसी पॉइंट पर हमने शाखाओं के आधार पर नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स के सारे टाइप्स देख लिए। अब आगे विचारधारा के आधार पर एथिक्स या नीति शास्त्र के कितने आयाम या शाखाएं होती हैं वो जानते हैं। तो आधुनिक विचारधारा में नीति शास्त्र के 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला आता है मार्क्सवादी या मार्क्सिस्ट, जो कहते हैं कि हित हमेशा वर्गगत होते हैं, मतलब प्रत्येक समाज में अलग अलग वर्गों के हित अलग अलग होंगे। मार्क्सवादी कहते हैं कि वंचित वर्गों के लिए नए नीति शास्त्र को गढ़ना चाहिए, उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए और ये अपने मुख्य मूल्यों में समानता, स्वतंत्रता और शोषण मुक्त समाज की बात करते हैं। अब अगली विचारधारा आती है लैंगिक या जेंडर की, जिसमें मेन स्ट्रीम में पितृसत्तात्मकता आती है, जिसके शोषण और दमन से मुक्ति की बात की जाती है इसमें। अगला आता है अश्वेत या ब्लैक, इसमें भी श्वेतों के शोषण और दमन से मुक्ति की बात कही गई है। और आधुनिक विचारधारा में लास्ट है फ्रायड का नीति शास्त्र या फ्रायडियन एथिक्स। तो फ्रायड यहाँ नीति शास्त्र के लिए 2 टर्म बताते हैं, पहला है इड और दूसरा है सुपर ईगो। वे कहते हैं कि नैतिकता का मूल संबंध सुपर ईगो के विकास से है, मतलब सुपर ईगो इज इक्वल टू नैतिकता। तो चलिए देखते हैं कि ये इड और सुपर ईगो क्या है। तो यहाँ इड का मतलब है इच्छाएं या वासनाएं। फ्रायड के अनुसार इड या वासनाओं या इच्छाओं के वशीभूत रहने वाले व्यक्ति प्रायः अपराधी बनते हैं। और आगे सुपर ईगो का मतलब होता है नैतिक मन। तो जिस व्यक्ति में सुपर ईगो या नैतिक मन का विकास होता है वह समाज के अनुकूल आचरण करता है और ऐसे व्यक्ति महानता को प्राप्त करते हैं। तो इसी के साथ नीति शास्त्र के विभिन्न जितने भी ब्रांचेस हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया हमने। और आज का वीडियो भी बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो बात करेंगे अभिवृत्ति या एटीट्यूड के बारे में। यह लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।